हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूं आप सब बहुत ही बढ़िया होंगे। अच्छा दोस्तों, आज जो है हम स्टार्ट करने जा रहे हैं हमारा इंटरनेशनल टैक्सेशन का पोर्शन। जैसे कि आप सभी को पता है कि हमारा न्यू कोर्स के अंदर प्रोफेशनल में इंटरनेशनल टैक्सेशन और डायरेक्ट टैक्सेशन का पोर्शन जो है मिलाकर 30 मार्क्स का आता है सीएस प्रोफेशनल के अंदर। तो इंटरनेशनल टैक्सेशन का जो हमारा पोर्शन है, ये जो हमारा बेसिकली 4-5 चीजों के अंदर बटा हुआ है। सबसे पहला जो पार्ट ए आज हम करने जा रहे हैं वो है हमारा टैक्सेशन ऑफ नॉन रेजिडेंट्स। इसके बाद दूसरा पार्ट जो हम करेंगे, पार्ट बी हमारा रहेगा, वो रहेगा हमारा डबल टैक्सेशन अवॉइडेंस एग्रीमेंट, जिसको हम शॉर्ट में कहते हैं DTAA। DTAA इसको हम शॉर्ट में बोलते हैं, जिसके अंदर हम देखेंगे कि अगर कोई नॉन रेजिडेंट है, उसकी इंडिया के अंदर इनकम टैक्सेबल हो रही है, या मतलब इंडिया के अंदर उसकी कोई इनकम टैक्सेबल हो रही है, तो बाहर उसको कैसे उस इनकम के ऊपर छूट मिलती है, या फिर बाहर अगर वो टैक्सेबल हो रही है तो इंडिया में कैसे उसको छूट मिलना। मतलब एक ट्रीटी होती है, उस ट्रीटी के जरिए जो है उस पर्सन को डबल टैक्सेशन से बचाया जाता है बेसिकली, वो हम जो है इसके अंदर देखेंगे। इसके बाद जो हमारा अगला सी पार्ट रहेगा वो हमारा रहेगा ट्रांसफर प्राइसिंग के प्रोविजंस हम देखेंगे। चौथा पार्ट हमारा रहेगा एडवांस रूलिंग का, और आखिरी जो बहुत ही छोटा सा आपका पोर्शन है 15-20 मिनट का, वो हमारा रहेगा इनबाउंड एंड आउटबाउंड ट्रांजैक्शन। तो आज इस वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे सबसे पहले हमारा पार्ट ए जो हमारा है, ये हमारा है टैक्सेशन ऑफ नॉन रेजिडेंट्स। तो आइए फ्रेंड्स स्टार्ट करते हैं हम टैक्सेशन ऑफ नॉन रेजिडेंट्स। तो बेसिकली मैं आपको इसकी ब्रीफिंग दे देता हूं, इसमें हम क्या पढ़ने जा रहे हैं दोस्तों। तो देखिए दोस्तों, इनकम टैक्स एक्ट जो हमारा है, इनकम टैक्स एक्ट हमारा ये बोलता है कि कोई भी पर्सन, कोई भी इंडिविजुअल अगर रेजिडेंट है इंडिया का, तो उसकी वर्ल्ड वाइड इनकम के ऊपर जो है टैक्स लगा दिया जाता है। माने कि अगर आप इंडिया के रेजिडेंट हैं तो आप बाहर कोई इनकम कमा रहे हैं या इंडिया के अंदर कोई इनकम कमा रहे हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता, आपकी पूरी इनकम के ऊपर जो है इंडिया के अंदर टैक्स जो है वसूल किया जाएगा। ठीक है, देखिए यहां पर ये बोल रहा है, एज पर इनकम टैक्स एक्ट वर्ल्ड वाइड इनकम ऑफ रेजिडेंट पर्सन इज टैक्सेबल इन इंडिया। हाउएवर नॉन रेजिडेंट के केस में जो है दोस्तों, नॉन रेजिडेंट के केस के अंदर केवल वो ही इनकम टैक्सेबल होती है इंडिया के अंदर जो कि या तो इंडिया के अंदर रिसीव की गई हो या फिर डीम टू बी रिसीव्ड इन इंडिया है हुई हो। या तो वो इंडिया के अंदर रिसीव की गई है, या जो मतलब उसने खुद ने इंडिया के अंदर रिसीव करी है, या उसके बिहाफ पे कोई पर्सन जो है उस इनकम को रिसीव कर रहा है। तो या दूसरी जो हमारी इसकी कंडीशन है कि नॉन रेजिडेंट की कब इनकम टैक्सेबल हो जाती है इंडिया में, वो है कि या तो इनकम जो है इंडिया के अंदर अक्रू या अराइज हुई हो, यहां से वो जनरेट हो रही है इनकम, या फिर वो डीम टू अक्रू और अराइज इन इंडिया। ऐसा माना जा रहा है कि वो इंडिया के अंदर से जो है जनरेट हुई है, इंडिया के अंदर अक्रू हुई है, अराइज हुई है। तो दो कंडीशन क्या हो गई दोस्तों इंटरनेशनल टैक्सेशन में, नॉन रेजिडेंट की इनकम को इंडिया के अंदर टैक्सेबल करने के लिए या तो इनकम जो है नॉन रेजिडेंट को इंडिया के अंदर रिसीव हुई हो, या फिर उसके बिहाफ पे किसी और पर्सन ने वो जो है इनकम इंडिया के अंदर रिसीव करी हो, या फिर वो इनकम इंडिया के अंदर अक्रू हुई हो, अराइज हुई हो, या डीम टू अक्रू और अराइज हुई हो इंडिया के अंदर। अगर ये दो कंडीशन फुलफिल होती हैं दोस्तों, तो नॉन रेजिडेंट की इनकम पे भी जो है इंडिया के अंदर टैक्स वसूला जाता है। अच्छा, बेसिकली इस चैप्टर के अंदर जो है हम टैक्सेबिलिटी ऑफ नॉन रेजिडेंट देखेंगे, और इसके लिए नॉन रेजिडेंट की टैक्सेबिलिटी को देखने के लिए सबसे पहले हम देखते हैं कि एक्चुअली में रेजिडेंशियल स्टेटस होता कितनी तरह का है, कितनी कैटेगरी है रेजिडेंशियल स्टेटस की। तो फ्रेंड्स, रेजिडेंशियल स्टेटस की जो है बेसिकली 3 कैटेगरीज हैं, 3 पार्ट में इसको बांटा गया है। सबसे पहली जो कैटेगरी है हमारी, वो है हमारी रेजिडेंट। दूसरी हमारी जो कैटेगरी वो है हमारी नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट, जिसको हम NOR भी कहते हैं। और आखिरी जो हमारी
कैटेगरी है फ्रेंड्स वो है हमारी नॉन रेजिडेंट, जिसको हम एनआर भी बुलाते हैं। अच्छा, अब ये जो तीनों कैटेगरी है हमारी, इन तीनों कैटेगरी में हम इस टेबल के थ्रू देखेंगे फ्रेंड्स कि कौन सी कंडीशन फुलफिल करने के ऊपर कोई पर्टिकुलर इंडिविजुअल जो है एज पर सेक्शन 6(1), सेक्शन ध्यान रखिएगा, कब वो जो है पर्सन रेजिडेंट कहलाता है, कब वो नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट कहलाता है और कब वो पर्सन जो है नॉन रेजिडेंट कहलाता है। तो सबसे पहले हम देखते हैं रेजिडेंट, कब एक इंडिविजुअल जो है रेजिडेंट कहलाएगा। एक इंडिविजुअल रेजिडेंट कहलाएगा अगर वो एटलीस्ट कम से कम एक बेसिक कंडीशन फुलफिल कर रहा है। अगर वो कोई भी एक बेसिक कंडीशन फुलफिल कर रहा है तो वो नॉन रेजिडेंट कहलाएगा। और दोस्तों बेसिक कंडीशन क्या है? ये दो कंडीशंस हैं। इन दो कंडीशंस में से अगर कोई पर्सन एक भी कंडीशन फुलफिल कर रहा है तो वो रेजिडेंट कहलाएगा। पहली कंडीशन क्या है? He must be in India for a period of 182 days or more during the previous year। पिछले साल, जिस साल के लिए हम रेजिडेंशियल स्टेटस डिटरमाइन कर रहे हैं, उसके अंदर वो 182 डेज या उससे ज्यादा के लिए जो है इंडिया के अंदर मौजूद था। दूसरी कंडीशन हमारी है कि वो पर्सन जो है पिछले साल 60 दिन या 60 दिन से ज्यादा इंडिया के अंदर था और पिछले प्रीवियस ईयर के भी पिछले चार प्रीवियस ईयर के अंदर वो 365 दिन 365 डेज या उससे ज्यादा इंडिया के अंदर मौजूद था। तो दो बेसिक कंडीशन है। पहली बेसिक कंडीशन है कि वो पिछले साल प्रीवियस ईयर के अंदर 182 डेज या उससे ज्यादा इंडिया के अंदर था, या फिर दूसरी जो हमारी कंडीशन है, जो दूसरी कंडीशन है उसके अंदर खुद के अंदर दो कंडीशन है कि या एक तो पिछले साल 60 दिन कम से कम इंडिया में था और साथ ही पिछले प्रीवियस मतलब जो प्रीवियस ईयर है उसके पिछले 4 साल में 365 डेज या उससे ज्यादा जो है वो इंडिया के अंदर था। तो अगर इन दोनों में से एक भी कंडीशन फुलफिल हो रही है तो वो पर्सन रेजिडेंट हो जाएगा। रेजिडेंट के केस में एडिशनल कंडीशन कोई भी फुलफिल करने की जरूरत नहीं है। नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट जो दूसरी कैटेगरी है उसके अंदर देखिए, पहला जो बेसिक कंडीशन है वो तो रेजिडेंट वाली ही है कि मस्ट सेटिस्फाई एटलीस्ट वन ऑफ द बेसिक कंडीशन। एडिशनल कंडीशन भी जो है वो कम से कम या तो एक एडिशनल कंडीशन फुलफिल करे या फिर दोनों एडिशनल कंडीशन वो फुलफिल करेगा, तो वो जो है अपना नॉट ऑर्डिनरीली रेजिडेंट जो है वो कहलाएगा। अच्छा, और एडिशनल कंडीशन जो है अभी हम देखते हैं कि कौन क्या है। और इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट जो है नॉन रेजिडेंट। नॉन रेजिडेंट के अंदर जो है बेसिक कंडीशन कोई भी फुलफिल नहीं कर रहा। अगर कोई पर्सन नॉट सेटिस्फाइंग एनी बाय बेसिक कंडीशन, तो बेसिक कंडीशन ही सेटिस्फाई नहीं करी तो एडिशनल कंडीशन सेटिस्फाई करने की तो उसको रिक्वायरमेंट है ही नहीं। अच्छा, एडिशनल कंडीशन फ्रेंड्स क्या होती हैं? दो एडिशनल कंडीशंस जो हैं उनमें से अगर एक भी फुलफिल कर लेते हैं तो जो है बेसिक कंडीशन प्लस एडिशनल अगर सेटिस्फाई हो जाती है, आइदर वन और बोथ, तो वो पर्सन एनओआर बन जाता है। तो दो जो एडिशनल कंडीशन है वो हमारी है। पहली एडिशनल कंडीशन तो हमारी है कि वो पर्सन पिछले 10 साल में से 9 साल जो है इंडिया का जो है रेजिडेंट हो, सॉरी नॉन रेजिडेंट हो। इंडिया के अंदर वो पिछले 10 में से 9 साल जो है नॉन रेजिडेंट था। Non-resident in India in any 9 out of total 10 preceding previous year। पिछले 10 में से 9 साल वो नॉन रेजिडेंट था। और दूसरी एडिशनल कंडीशन जो हमारी वो ये है कि he must be in India for a period of 729 days or less during the 7 previous year। मतलब कि
वो पिछले 7 साल में इंडिया के अंदर 729 दिन या उससे कम था। उससे ज्यादा अगर वो है तो ये एडिशनल कंडीशन फुलफिल नहीं होगी। तो दो एडिशनल कंडीशन क्या है, पहला तो वो कि पिछले 10 साल में से 9 साल वो जो है नॉन रेजिडेंट था, और दूसरी एडिशनल कंडीशन की वो पिछले 7 साल में से 729 दिन या उससे कम जो है इंडिया के अंदर था। तो देखिए फ्रेंड्स, ये इस केस के अंदर जो है ना वो बेसिक कंडीशन तो फुलफिल कर रहा है, एडिशनल कंडीशन अगर फुलफिल हो जाती है तो वो रेजिडेंट नहीं कहलाएगा, वो नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट हो जाएगा। तो उस पे जो है रेजिडेंट के प्रोविजंस नहीं लगेंगे, दूसरे प्रोविजंस लगेंगे। तो रेजिडेंट में हमने देख लिया कि एक बेसिक कंडीशन फुलफिल होनी चाहिए मिनिमम, एडिशनल कंडीशन की जरूरत नहीं है। नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट जो रेजिडेंट के नीचे वाली कैटेगरी है उसके अंदर जो है एटलीस्ट वन बेसिक कंडीशन और एटलीस्ट वन एडिशनल कंडीशन और बोथ एडिशनल कंडीशन। और जो उसके नीचे की कैटेगरी है जो बिल्कुल ही पराया हो जाता है वो हो जाता है हमारा नॉन रेजिडेंट। नॉन रेजिडेंट के अंदर वो बंदा ना तो कोई बेसिक कंडीशन फुलफिल कर रहा है और एडिशनल कंडीशन की तो उसके अंदर जरूरत पड़ती ही नहीं है। ठीक है दोस्तों।